अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम इबाद है और आज से हम सिमा C4 को सॉल्व करेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले उन सवालात पर गौर करते हैं जो आपके दिल और दिमाग के अंदर पहले आएंगे कि मैं कौन सी वाली बुक यूज़ करने वाला हूँ, मतलब कि सिमा का कौन सा वर्जन है। तो मेरा वर्जन है 2013 और 2014। और अब आप पूछेंगे ये कहाँ से मिली, तो ये मुझे मिली है उर्दू बाज़ार से। आप भी वहाँ से जाकर ले सकते हैं, कोई एक ऐसा स्पेसिफिक शॉपकीपर नहीं है, ईजिली रेडली अवेलेबल है, वहाँ से भी जाकर आप इसको ले सकते हैं। तो आज हम कवर करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 1, जो कि हमारे पास गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर स्टेक होल्डर्स। काफ़ी ईजी चैप्टर है। मैं कोशिश करूँगा कि सारे के MCQs हम इसके सॉल्व करना शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करने से पहले मैं एज्यूम करता हूँ कि आप सबके पास ये बुक जो है वो अवेलेबल होगी और आपने इसका पेज नंबर 3 भी ओपन कर लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। मॉनिटरिंग द प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ the government, the board of directors, the financial regulators and the shareholders। अब सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम को मेजर करना उसकी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कि उसको मॉनिटर करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम क्या होती है? पहले प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम जो होती है वो होती है कि ओनरशिप को बिजनेस से अलग करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम। अब इसको सेपरेट करना किसकी जिम्मेदारी होती है? इसकी ये जिम्मेदारी होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। तो काफ़ी सिंपल MCQ होता है। नंबर 2 पे चलते हैं अब। फिल द गैप्स। द 3 टाइप ऑफ स्टेक होल्डर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर डैश डैश एंड डैश। काफ़ी ईजी, अगर आपने बुक पहले से पढ़ी हुई है और थोड़ी सी चैप्टर की नो हाउ है तो आपको पता होगा कि 3 टाइप के स्टेक होल्डर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। कुछ होते हैं इंटरनल, कुछ होते हैं एक्सटर्नल और कुछ होते हैं कनेक्टेड। अब ये 3 तो होते ही होते हैं। अब ये होते कौन है ये देख लेते हैं थोड़ा सा ब्रीफली। इंटरनल स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं, उनके एम्प्लॉयज़, उनके BODs यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह। तो मतलब कि सारा इंटरनल स्टाफ, उसको हम कहते हैं कि इंटरनल स्टेक होल्डर है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के साथ डायरेक्टली काम कर रहे होते हैं। अच्छा, जो दूसरे वाले होते हैं वो कहलाते हैं एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स कौन से होते हैं? जो कि ऑर्गेनाइजेशन से ऐसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होते, लेकिन फिर भी ऑर्गेनाइजेशंस के जितने भी डिसीजंस होते हैं उनको अफेक्ट कर रहे होते हैं, उन एक्सटर्नल लोगों को अफेक्ट कर रहे होते हैं। अब इस एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के अंदर कौन कौन आ जाता है? इसके अंदर गवर्नमेंट आ जाती है, इसके अंदर सप्लायर आ जाता है। ठीक है, सप्लायर एक्सटर्नल होता है, आपका आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्योंकि नंबर 3 पे जो हमारे पास है वो है कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स। कनेक्टेड कौन होते हैं? ऐसे स्टेक होल्डर्स जिनसे ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस हो, मतलब के कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन से मुराद जिससे ऑर्गेनाइजेशन किसी लेन देन के अंदर इन्वॉल्व हो। अब इसके अंदर कौन कौन आ जाता है? कस्टमर्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, ऑर्गेनाइजेशन ने कोई प्रोडक्ट बनाया और मार्केट में लॉन्च किया, कस्टमर से खरीद लिया, कस्टमर उनके प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, इसका मतलब है कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन के साथ लेन देन के अंदर है। तो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस क्रिएट हो गई हैं बीच में। आई होप के समझ में आ गया होगा। अगले वाले पर चलते हैं। कंपनी डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय। कंपनी के डायरेक्टर्स कौन अपॉइंट करता है? द ऑडिटर्स, द बोर्ड, सीनियर मैनेजमेंट और शेयर होल्डर्स। अब ये काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है। अगर आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर POC पढ़ी है तो आपको बिल्कुल इसका आंसर पता होगा कि शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे चलते हैं, नंबर 4। द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ अ कंपनी इज रेफर्ड टू एज। एक ऐसी प्रॉब्लम जो कि ओनरशिप को सेपरेट करती है मैनेजमेंट से और कंपनी के कंट्रोल से, ये प्रॉब्लम क्या कहलाती है? इस प्रॉब्लम को अभी हमने शायद थोड़ा सा ऊपर, अगर आप पीछे रिवाइंड करें तो हमने पीछे पढ़ा है। क्या कहलाती है? बिल्कुल सही कहलाती है द एजेंसी और प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम। प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम क्या होती है? मैंने क्या बताया था? ओनरशिप को और मैनेजमेंट को अलग कर रही होती है। ठीक है, मैनेजर्स हैव अ ड्यूटी टू रन देयर बिजनेस इन अ वे दैट बेस्ट सर्व द बिजनेस पर्पस। व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉल्ड? इट इज कॉल्ड फ्यूडिशरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। फ्यूडिशरी का मतलब होता है जागीरदाराना। वो बिजनेस को अपने बेहतरीन अंदाज में चलाना चाहते हैं, उनको चलाना चाहिए, ये उनकी फ्यूडिशरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाई जाती है ना। अगले वाले पर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की स्टेक होल्डर ग्रुप फॉर अ चैरिटी? ऑप्शन हमारे पास हैं एम्प्लॉयज एंड वॉलंटियर्स, शेयर होल्डर्स, डोनर्स एंड बेनिफिशियरीज। तो आपको सबको पता है कि अगर आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर अकाउंट्स पढ़ी हो तो जितने भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके अंदर शेयर होल्डर्स नहीं होते, और यही इसका आंसर है। अगले वाले पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास मौजूद है। द डायरेक्टर ऑफ अ बिजनेस वांट टू इंक्रीज प्रॉफिट बाय रेजिंग द प्राइसेस ऑफ ऑल ऑफ देयर प्रोडक्ट। एक बिजनेस का डायरेक्टर है, वो चाहता है कि उसके बिजनेस का प्रॉफिट है वो बढ़ जाए और वो उस प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ा देता है अपने, कि मेरा प्रॉफिट डबल हो जाए या बढ़ जाए। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेक होल्डर ग्रुप्स इज मोस्ट लाइकली टू ऑब्जेक्ट टू दिस चेंज।
जो नीचे ऑप्शंस में कुछ स्टेक होल्डर ग्रुप्स दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा वाला सबसे ज़्यादा अफेक्ट होगा और किस वाले को ज़्यादा तकलीफ होगी इस प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ने से? क्या मैनेजर को कोई तकलीफ होगी? आई डोंट थिंक सो। एम्प्लॉयज़ को कोई परेशानी होगी? नहीं। कस्टमर्स को कोई परेशानी होगी? बिल्कुल कस्टमर को परेशानी हो सकती है, क्योंकि अगर प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ गए हैं तो खरीदने वाला कस्टमर है, परेशानी उसको होगी। तो ये आंसर है। गवर्नमेंट तो अब सोचे ही नहीं, कस्टमर जो है इसका करेक्ट आंसर है। व्हाट वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस? कॉर्पोरेट गवर्नेंस को सबसे ज्यादा बेस्ट वे में डिस्क्राइब किसने करा है इन चार ऑप्शंस में से? अ सिचुएशन वेयर मैनेजमेंट एक्ट्स एज एन एजेंट फॉर शेयर होल्डर, एक ऐसी सिचुएशन जहां पर मैनेजर शेयर होल्डर के एजेंट के तौर पर काम कर रहे होते हैं। द लॉज ऑफ अ कंट्री दैट गवर्न द कंपनीज विद इन इट, किसी मुल्क का जो मेन आइन है उसके मुताबिक कंपनी को रन करना कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहलाता है। the systems by which organizations are directed and controlled, एक ऐसा सिस्टम जिस सिस्टम के तहत ऑर्गेनाइजेशंस को रन किया जाता है और उन पर कंट्रोल किया जाता है, क्या वो कहलाता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस? अ मार्केट वेयर अ स्मॉल नंबर ऑफ डोमिनेंट फर्म कंट्रोल प्राइसेस एंड क्वांटिटी, एक ऐसी मार्केट जहां पर बहुत कम फर्म्स हों जो कि प्राइस को और क्वांटिटी को कंट्रोल कर रही हों। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको कौन सा लगता है? बिल्कुल सही कहा आपने, इसका आंसर सी है। कैसे सी है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस की डेफिनेशन ही बिल्कुल एग्जैक्टली यही डेफिनेशन है कि ऑर्गेनाइजेशन को रन करने का और उसको डायरेक्ट करने का, उसको कंट्रोल करने का जो एक सिस्टम कहलाता है उसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहते हैं। अगले बार चलते हैं जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ अ कनेक्टेड स्टेक होल्डर? इसमें से कौन सा एग्जांपल नहीं है कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स की? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले पिछले एक एमसीक्यू के अंदर बताया कनेक्टेड कौन से होते हैं, इंटरनल कौन से होते हैं, एक्सटर्नल कौन से होते हैं। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं। अ सप्लायर टू द ऑर्गेनाइजेशन, अ कंपेयर टू द ऑर्गेनाइजेशन, अ शेयर होल्डर इन द ऑर्गेनाइजेशन, अ कस्टमर टू द ऑर्गेनाइजेशन। काफी सिंपल जवाब है। कनेक्टेड वाले कौन से होते हैं? कस्टमर होते हैं, कनेक्टेड होते हैं क्योंकि उनसे ऑर्गेनाइजेशन से कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म इनकॉर्पोरेशन? इनकॉर्पोरेशन जो होती है एक टर्म है, कह रहा है कि इस टर्म को सबसे बेहतरीन डिफाइन किस ऑप्शन में करा हुआ है? दी ऑर्गेनाइजेशन बिकम्स वेरी लार्ज, ऑर्गेनाइजेशन काफी बड़ी रहती है, इसको इनकॉर्पोरेशन कहते हैं। दी ऑर्गेनाइजेशन स्विचेस फ्रॉम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव्स टू प्रॉफिट सीकिंग ऑब्जेक्टिव्स। दी ऑर्गेनाइजेशन बिकम्स सेपरेट फ्रॉम द स्टेट। द ऑर्गेनाइजेशन adopts a legal identity that is separate from the people that own it। अब इन चारों में से कौन सा ऑप्शन लग रहा है आपको? अगर आपने पीओसी का चैप्टर 1 पढ़ा हो तो उसके अंदर बिल्कुल 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 साफ सीधे अल्फाजों में लिखा हुआ है कि इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो जाए, ऑपरेशंस अपने स्टार्ट कर दे, मतलब कि एक लीगल एंटिटी अपने ओनर से सेपरेट होकर एक लीगल एंटिटी बन जाए, उसको हम इनकॉर्पोरेशन कहते हैं। तो बिल्कुल इसका जवाब डी है। The shareholder in XYZ Corporation are mainly held by a 4 large investment trust. However, 5% of its shares have been passed down over the heirs to the descendants of the person that set up XYZ over 100 years ago. This 5% is held evenly across 200 children and great-grandchildren, many of whom barely know each other exist. Which of the following classification of stakeholder describe these descendants? अब इस MCQ का मतलब क्या है? काफ़ी मुश्किल सा ये वाला एक आ गया है और ये इस लेवल से ज़रा ऊपर की चीज़ है, तो इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं एक बार। 4 लार्ज इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हैं जो ओन करते हैं XYZ कॉर्पोरेशन के शेयर्स। फिर अब हर साल उन शेयर्स का 5% जो है, जिस बंदे ने कंपनी सेटअप करी थी उसके बच्चों को, उसके ग्रैंड चिल्ड्रंस को और ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रंस को 5% ऑफ शेयर उसको जाता है। अभी जो 5% ऑफ शेयर है उसके 200 ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं और उतने ही ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं। उन सब के अंदर इवनली 5% शेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और उनमें से ज़्यादातर तो ऐसे हैं जिनको एक दूसरे के बारे में मालूम भी नहीं कि वो ग्रैंड चिल्ड्रन किसके हैं। अब ये कह रहे हैं कि ये जो डिसेंडेंट्स हैं, ये जो ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं और ये ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं, ये किस टाइप के स्टेक होल्डर हैं? यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास गिवन है, मिनिमल एफर्ट, कीप इन्फॉर्म्ड, कीप सेटिस्फाइड, कीप लेयर्स। मिनिमल एफर्ट वाले कौन से होते हैं? मिनिमल एफर्ट वाले वो होते हैं जिनको सिर्फ पैसे लेने से मतलब होता है, सिर्फ पैसा मिल रहा होता है उनको, ना उनको कोई ऑपरेशंस के अंदर इंटरेस्ट होता है, ना उनको ऑर्गेनाइजेशन के आउटकम्स के अंदर कोई इंटरेस्ट होता है, उनको बस मतलब होता है कि पैसे उनके पास पहुंच जाए। ये कहलाते हैं मिनिमल एफर्ट। जो दूसरे वाले होते हैं कीप इन्फॉर्म्ड, मतलब कि उनको ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस जितने भी हो रहे हैं उन सब के बारे में जानकारी रखना ज़रूरी होती है। मतलब उनको एक डिज़ायर होता है कि मुझे ये ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी ऑपरेशंस हो रहे हैं उन सब के बारे में इन्फो होनी चाहिए, तो इनका इंटरेस्ट ज़्यादा होता है ऑर्गेनाइजेशन में। क्या डिसेंडेंट ये वाले स्टेक होल्डर्स हैं या फिर कीप सेटिस्फाइड है? कीप सेटिस्फाइड वो होते हैं कि मतलब कि उनकी सुनी जाए, ऑर्गेनाइजेशन में उनकी सुनी जाए, उनका इन्फ्लुएंस चले, वो जो कहें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो करा जाए, तो उसको बोलते हैं कीप सेटिस्फाइड। और लास्ट वाला है की प्लेयर्स। की प्लेयर्स का मतलब होता है जो बहुत क्लोजली मैनेज कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। क्या डिसेंडेंट यहाँ पर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठ के कंपनी को मैनेज कर रहे हैं या एक दूसरे को जानते भी नहीं है?
बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक दूसरे को जानते भी नहीं है, इनको कोई भी इंटरेस्ट नहीं है कंपनी के अंदर, कंपनी के ऑपरेशन के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ इन्हें पैसे लेने से मतलब है। इसका मतलब है कि ये सिर्फ मिनिमल एफर्ट है। नेक्स्ट पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जनरली अ टेक्निक यूज्ड बाय मैनेजमेंट फॉर बैलेंसिंग द इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर व्हेन सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। अब सवाल कह रहा है कि इनमें से कौन सी ऐसी टेक्निक नहीं है जो मैनेजमेंट यूज करती है अपने और स्टेक होल्डर के जो इंटरेस्ट होता है उसको बैलेंस करने के लिए। तो ऑप्शन हमारे पास हैं परसुएशन, सीक्वेंशियल अटेंशन, सेटिस्फाइंग, अपीज, डोमिनेंट कोलिशन। तो इसके अंदर हम करेंगे परसुएशन। अब इसका आंसर परसुएशन क्यों है? परसुएशन इसलिए क्योंकि परसुएशन कोई टेक्निक नहीं है, परसुएशन का मतलब होता है किसी को मनाना, और ये अक्सर बात यूज होती है सेल्स वगैरह में। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कंप्लीट्स द स्टेटमेंट फाइनेंशियल कंसिडरेशंस आर अ कंस्ट्रेंट इन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज डैश। अब कह रहे हैं कि स्टेटमेंट को पूरा करें। कह रहे हैं कि जो माली मसाइल होते हैं वो सच में कोई मसला होते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। क्यों होते हैं मसला? दे हैव नो प्रॉफिट टू री इन्वेस्ट, उनके पास कोई प्रॉफिट नहीं होता दोबारा इन्वेस्ट करने के लिए। बिकॉज दे मीट द नीड्स ऑफ पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड टू पे वेरी मच, कि वो ऐसे लोगों की ज़रूरत पूरी कर रहे होते हैं जिनके पास उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। दे डोंट हैव मच मनी, के ऑर्गेनाइजेशन के पास इटसेल्फ कोई पैसे ज़्यादा नहीं है। और लास्ट ऑप्शन है देयर प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव्स आर नॉट फाइनेंशियल बट दे स्टिल नीड मनी टू इनेबल देम टू रीच देम। कह रहे हैं कि सबसे आखिरी ऑप्शन के उनके जो प्रिंसिपल्स हैं, उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फाइनेंशियल नहीं है, वो वेलफेयर वाले हैं, लेकिन उन्हें वो वेलफेयर करने के लिए भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए जो उनके पास माली मसाइल जो होते हैं मौजूद होते हैं, उनके पास भी मौजूद होते हैं, क्योंकि पैसे के बगैर कुछ नहीं चलता। पैसे के बगैर आप किसी की मदद भी नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है। और यही इसका आंसर है 14। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज नॉट एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम। अब इन चारों स्टेटमेंट्स के अंदर से कौन सी वाली स्टेटमेंट प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम को एक्सप्लेन नहीं कर रही है? तो अब इसको देखते हैं। शेयर होल्डर्स में नॉट एक्सरसाइज सफिशिएंट कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट, मैनेजर्स हैव अ डिफरेंट इंटरेस्ट फ्रॉम द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, मैनेजर्स आर नॉट एडिक्वेटली ट्रेन इन हाउ टू रन अ बिजनेस सक्सेसफुली, मैनेजर्स रिवॉर्ड्स आर नॉट कनेक्टेड टू द शेयर होल्डर रिटर्न। अब चार ऑप्शंस काफ़ी बड़े बड़े पढ़ लिए हैं, समझ में कुछ नहीं आ रहा है तो एक बार समझ भी लेते हैं इनको। पहला ऑप्शन कह रहा है शेयर होल्डर के पास कोई ज़्यादा ऐसा इन्फ्लुएंस, कोई ऐसी पावर नहीं होती कि वो मैनेजमेंट के ऊपर अपनी पावर चला सकें। क्या ये ऑप्शन करेक्ट है या रॉन्ग है? बिल्कुल करेक्ट है, शेयर होल्डर के पास पावर नहीं होती ज़्यादातर। दूसरा है कि मैनेजर्स के इंटरेस्ट अक्सर औकात इन्वेस्टर के इंटरेस्ट से डिफरेंट होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इसी चीज़ की स्टडी है। तो दूसरा ऑप्शन भी करेक्ट है। हमें तो यहाँ पर डज नॉट वाला ढूंढना जो करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो सी जो कह रहा है वो कह रहा है मैनेजर्स आर नॉट एडिक्वेटली ट्रेन इन हाउ टू रन अ बिजनेस सक्सेसफुली। ये ऑप्शन हो सकता है मैनेजर्स के पास क्या ऐसी ट्रेनिंग नहीं होती कि वो बिजनेस को सक्सेसफुली रन कर सकें? ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि उनके पास ट्रेनिंग होती है। तो उसका मतलब है कि यही इसका सही आंसर है। और जो डी ऑप्शन है उसको पढ़ लेते हैं, जरूरत तो नहीं है वैसे। मैनेजर के जो रिवॉर्ड होते हैं वो शेयर होल्डर के रिटर्न से मंसूब नहीं होते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर शेयर होल्डर को प्रॉफिट के अंदर से हिस्सा मिलेगा तो मैनेजर को भी मिलेगा, मैनेजर के बाद भी कुछ शेयर होते हैं क्योंकि। नेक्स्ट हमारे पास है ABC Incorporated has been criticized by investors for several defects in its corporate governance। ABC एक कंपनी है जो कि इन्वेस्टर जिसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं क्योंकि उनके कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम के अंदर काफी सारे डिफेक्ट्स हैं। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिसिज्म इज अनलाइकली टू हैव अपीयर्ड ऑन द लिस्ट ऑफ क्रिटिसिज्म। कह रहे हैं कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा क्रिटिसिज्म है जो इन्वेस्टर्स ने नहीं उठाया होगा? तो उसको पढ़ लेते हैं एक बार। द चेयरमैन एंड द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ ABC इज द सेम पर्सन। चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो एक ही पर्सन है इस कंपनी के अंदर। क्या ये उसमें से मसला है जो उन्होंने उठाया होगा? द बोर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग इट्स ओन पे एंड कीप द डिटेल्स एज सीक्रेट। देयर इज नो इंडिपेंडेंट ऑडिट फंक्शन। इट फेल्स टू कंसल्ट ऑल द स्टेक होल्डर्स बिफोर कमिंग टू द बिजनेस डिसीजन। अब इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी है। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ क्यों डी है। डी इसलिए है क्योंकि इसको जरा एक बार और पढ़ें तो आपको समझ में आएगा। इसने यहाँ पर लिखा है कंसल्ट ऑल स्टेक होल्डर्स। अब जरा मुझे एक बात बताएं, बिजनेस के अंदर जितने भी डिसीजंस होते हैं, डिसीजन लेने से पहले क्या सारे स्टेक होल्डर्स को बुलाकर, सारे शेयर होल्डर्स को बुलाकर उनसे मशवरा किया जाता है, या फिर सारे सिर्फ मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देख लेते हैं? राइट सी बात है, मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देख लेते हैं। अब हर स्टेक होल्डर को, हर शेयर होल्डर को नहीं बुलाया जाता। तो जो लास्ट वाला ऑप्शन है ऑब्वियसली यही वाला ऑप्शन आपका आंसर है। अब नंबर 16 जो है हमारे पास,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी अ सिम्टम ऑफ पुअर कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कह रहा है कि इनमें से इन चार ऑप्शन में से कौन सा सिम्टम ऐसा है जो कि पुअर कॉर्पोरेट गवर्नेंस को डिफाइन कर रहा है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो उनको पढ़ लेते हैं जल्दी से। फेलियर टू मेक एन एडिकेट ऑपरेटिंग सरप्लस ईच ईयर, कह रहा है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को सरप्लस नहीं हो रहा हर साल। फेलियर टू एलिमिनेट द प्रॉब्लम्स दैट द ऑर्गेनाइजेशन वाज सेट अप टू सॉल्व, ऑर्गेनाइजेशन उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रही जिस मकसद के लिए वो बनाई गई थी। लार्ज स्केल लॉस ऑफ मेंबर्स दैट सब्सक्राइबर ड्यू टू डिसएग्रीमेंट विद द पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स लूज हो रहे हैं और उनके सब्सक्राइबर्स लूज हो रहे हैं। क्यों लूज हो रहे हैं? लिखा हुआ है कि डिसएग्रीमेंट विद पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उनके ऑर्गेनाइजेशन की कुछ पॉलिसीज ऐसी हैं कि मेंबर्स और सब्सक्राइबर्स जो है वो छोड़ कर जा रहे हैं। ये वाला ऑप्शन काफी एक वायबल ऑप्शन मुझे लग रहा है, लेकिन डी पढ़ लेते हैं पहले। हाई पे टू ऑफिस होल्डर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, के जो ऑर्गेनाइजेशन में ऑफिस होल्डर्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनको उनकी सैलरी ज्यादा है। अब इनमें से कौन सा वाला ऑप्शन हो सकता है? ऑब्वियसली आपको भी इसका आंसर बिल्कुल सी लग रहा होगा, क्योंकि पॉलिसी की वजह से अक्सर औकात मेंबर्स या फिर सब्सक्राइबर्स और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी जो एम्प्लॉइज हैं वो छोड़कर चले जाते हैं कि अक्सर औकात ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी सही नहीं होती हैं। अगले पर चलते हैं जो कि है हमारे पास 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइंस अ शेयर होल्डर। अब कह रहा है कि इन चारों स्टेटमेंट के अंदर से सबसे बेहतरीन तरीके से शेयर होल्डर को डिफाइन किसने किया है? तो जल्दी से पढ़ लेते हैं इसको। एनी पर्सन और अ ग्रुप विद एन इंटरेस्ट इन व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन डज, कोई ऐसा पर्सन और ग्रुप जिसको इंटरेस्ट हो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या हो रहा है, क्या करती है ऑर्गेनाइजेशन। एनी पर्सन और अ ग्रुप विद द पावर टू अफेक्ट व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन डज, कोई ऐसा पर्सन या कोई ऐसा ग्रुप जिसके पास ऐसा इन्फ्लुएंस हो, ऐसा इख्तियार हो कि वो ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑपरेशन है उनको इन्फ्लुएंस कर सकता हो। या फिर नंबर सी, एनी पर्सन और अ ग्रुप हु मस्ट बी कंसल्टेड बिफोर द ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड्स ऑब्जेक्टिव, कह रहे कि कोई एक ऐसा पर्सन हो या कोई ऐसा ग्रुप हो जिसको ऑर्गेनाइजेशन ने कंसल्ट करना हो लाजमी किसी डिसीजन लेने से पहले। या फिर नंबर 4, एनी पर्सन और अ ग्रुप विद एन इक्विटी इंटरेस्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऐसा बंदा या फिर कोई भी ऐसा ग्रुप जिसने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी कैपिटल इन्वेस्ट किया हो। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है? अगर आपको इसका आंसर डी लग रहा है तो कांग्रेचुलेशंस, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था और शेयर होल्डर की डेफिनेशन ही यही है कि किसी बंदे ने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है वो शेयर होल्डर कहलाता है। सिंपल सी चीज है बिल्कुल। अच्छा, तो अब अगले बार पे चलते हैं जो कि है 18, व्हाट डज द टर्म लिमिटेड लायबिलिटी मीन। आपने काफी सारी कंपनीज के नाम के आगे एलटीडी, पीवीटी, एलटीडी लिखा हुआ देखा होगा। तो अगर पीवीटी, एलटीडी लिखा हुआ इसका मतलब होता है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और किसी के अगर आपने लिखा हुआ होगा सिर्फ खाली एलटीडी तो वो कहलाती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी कौन सी होती है? जो एक मुल्क के स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्ट हुई हुई होती है, लिस्टेड कंपनी भी कहलाती है। ये लिस्ट कौन करता है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, SECP। तो पढ़ लेते हैं इसका एमसीक्यू एक बार। द ओनर ऑफ अ बिजनेस आर नॉट पर्सनली लायबल फॉर द डेट्स ऑफ द बिजनेस, कह रहा है कि ओनर जो है बिजनेस के वो पर्सनली लायबल नहीं है बिजनेस के अंदर नुकसान के। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पढ़ते हैं। देयर इज अ मैक्सिमम लिमिट ऑन द अमाउंट दैट क्रेडिटर्स कैन क्लेम फ्रॉम द फर्म, कह रहे हैं कि एक मैक्सिमम लिमिट है जिस लिमिट के अंदर रहते रहते ही क्रेडिटर्स जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को उधार दिया हुआ है वो एक हद तक ऑर्गेनाइजेशन से पैसे वापस ले सकते हैं। जो है हमारे पास, द फर्म इज रिस्पॉन्सिबल टू सम स्टेक होल्डर्स बट नॉट टू अदर्स, फर्म जो है कुछ स्टेक होल्डर्स को जवाब दे है, बाकी सबको जवाब दे नहीं है। नंबर डी, द फर्म हैज अ सेपरेट लीगल स्टेटस फ्रॉम इट्स ओनर्स, फर्म जो है वो ओनर से बिल्कुल अलग है। अभी जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम कंट्रोल, प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? बिल्कुल इसका आंसर ए ही है जिस तरीके से आपको लग रहा है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ कि आपने कोई बिजनेस खोला और लिस्टेड कंपनी आपकी लिमिटेड कंपनी, चाहे लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है, और आपको कंपनी के अंदर लॉस हो गया, तो जो शेयर होल्डर है आपके घर पे आके ढाबा बोल देंगे क्या? ऐसा तो नहीं होता ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप पर्सनली लायबल नहीं है, आपकी कंपनी लायबल है। नेक्स्ट पढ़ते हैं जो कि है, व्हाट इज द प्रिंसिपल डिफरेंस बिटवीन द पब्लिक एंड अ प्राइवेट कंपनी। पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में क्या डिफरेंस होता है? बच्चों है बिल्कुल, ये पढ़ लेते हैं। अ प्राइवेट कंपनी इज मच स्मॉलर, अ पब्लिक कंपनी इज स्टेट ओन्ड, द शेयर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी कैन बी ट्रीटेड without each transfer of ownership being specifically approved by other shareholders. A private company does not have to file its account where the public can read them. अगर आपको इसका आंसर डी लग रहा है तो इसका आंसर डी नहीं है, इसका आंसर सी है। सी कैसे है? तो सी इसका आंसर इसलिए है क्योंकि जो पब्लिक कंपनी के शेयर्स होते हैं वो विदाउट किसी के परमिशन के, विदाउट किसी के अप्रूवल के इजीली मार्केट में सोल्ड करे जा सकते हैं, इजीली लिक्विडेट शेयर होते हैं। तो नंबर 20 पर चलते हैं अगले वाले पर जो कि है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन की टाइप नहीं है कोई सी इनमें से। तो ऑप्शन हमारे पास है PLC, क्वांगो, PPP और अ पब्लिक कॉर्पोरेशन। तो ये चार ऑप्शन है। अब इनमें से आपको कौन सा एक ऐसा ऑप्शन लग रहा है जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है? तो बिल्कुल इसका आंसर ए है, PLC, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी अब ये कह
कह रहा है कि ये पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं है। जाहिर सी बात है, हर पब्लिक लिमिटेड कंपनी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है जो कि स्टेट ओन कंपनीज भी उसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। तो हर पब्लिक कंपनी, हर लिस्टेड कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्ट हो रही है वो गवर्नमेंट की ओन नहीं होती, स्टेट ओन नहीं होती, कुछ आम लोग भी ओन करते हैं उनको। अगले पर चलते हैं जो कि हमारा लास्ट एमसीक्यू है इस चैप्टर का, और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पावर गिवन टू द शेयर होल्डर। शेयर होल्डर को इनमें से कौन सी पावर नहीं दी जाती? अपॉइंटमेंट ऑफ एग्जेक्टिव एंड नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, डिसाइडिंग on the dividend to be paid each year, voting on resolution at the general meetings। बिल्कुल सही, इसका आंसर जो है वो सी है। डिविडेंड्स शेयर होल्डर डिसाइड नहीं करते, ये उनका काम नहीं होता कि हर साल उनको कितना कितना डिविडेंड मिलेगा। ये सब चीज़ें कंपनी के डायरेक्टर्स जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं, ये सब उनका काम होता है। तो ये था हमारा आज का आखिरी एमसीक्यू, और आई होप कि आपको ये चैप्टर 1 है ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको चैप्टर 2 चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर भी बता सकते हैं आकर। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।